हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पीयूष गुप्ता और स्मार्ट स्टडी क्लासेस की इस वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की सीरीज़ चल रही थी उसमें पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने भारतीय संविधान को समझा कि संविधान होता क्या है और आज देखेंगे भारतीय संविधान का विकास किस तरीके से हुआ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधुनिक इतिहास एवं राज्य व्यवस्था का यह संयुक्त टॉपिक है, तो इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन्हीं प्रश्नों को कवर किया गया है जो प्रश्न आयोग द्वारा बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारत के संविधान का विकास हुआ। तो 1757 के प्लासी के युद्ध, 1764 के बक्सर के युद्ध को अंग्रेज़ों के द्वारा जीत लिए जाने के बाद अंग्रेज़ों की पकड़ अब राजनीतिक क्षेत्र में भी होने लगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सन 1600 ईस्वी में अंग्रेज मात्र व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में आए थे, परंतु जब बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों ने जीत लिया तो अब इनकी मंशा भारत पर राज करने की हो चली थी। तो समय समय पर इसी दौरान अंग्रेज़ों के द्वारा बहुत सारे एक्ट पारित किए गए जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बने। तो फ्रेंड्स, इसी दौर में सबसे पहला जो एक्ट लाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा वह था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसको नियमनकारी अधिनियम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके द्वारा दो तीन जो बातें इम्पोर्टेंट हैं वो देखते हैं। सबसे पहला तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया पहला अधिनियम था और इसके द्वारा कलकत्ता में सन 1774 ईस्वी में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश जो थे सर एलिजा एम्पे थे एवं 3 अन्य न्यायाधीश थे जिनके नाम हैं हाइड, चेम्बर्स और लेमिस्टर। तो पहला पॉइंट देखा कि कलकत्ता में 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी जिसके मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। एवं इसके जो सेकंड पॉइंट मोस्ट है कि इसके बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा एवं इसके द्वारा बनने वाले बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे फ्रेंड्स? वारेन हेस्टिंग्स। इससे फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण है कि इसके द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी। इनका कार्य यही था कि भारतीय प्रशासन में गवर्नर जनरल का। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसके द्वारा फ्रेंड्स कुछ नियम में संशोधन किया गया था और इसके द्वारा सिर्फ एक ही बात जोड़ी गई थी कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे इनको बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने की शक्ति दे दी गई थी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। तो उस समय पे ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पिट द एंगर। इन्हीं ने भारत के लिए एक एक्ट भेजा था, इसीलिए इसका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया था। इसके द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया था कि व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए गए थे कंपनी के। व्यापारिक कार्यों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एवं राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना की गई थी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1793 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा फ्रेंड्स जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के सदस्य थे, इनको भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। 1793 के एक्ट में मात्र एक चीज़ की गई थी कि एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ें की गई थी, लेकिन अपनी परीक्षा की दृष्टि से मात्र एक ही चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। तो एक ही चीज़ देखेंगे कि बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जो सदस्य थे उनको वेतन जो है भारतीय राजस्व से देने की व्यवस्था की गई थी। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा सबसे पहली बात तो कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था एवं भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, वो भी शिक्षा के ऊपर। शिक्षा के ऊपर भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किस एक्ट के तहत किया गया था? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया था। इसके साथ ही भारत में कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया था एवं पूर्वी देश जैसे चीन के साथ चाय के व्यापार को इन्हें छूट दी गई थी। इसके साथ ही एक प्रावधान और किया गया था जो ही महत्वपूर्ण है कि ईसाई मिशनरियाँ जितनी भी थीं उनको भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति इसी एक्ट के तहत दी गई थी। ईसाई मिशनरियों को किस एक्ट के तहत भारत में धर्म प्रचार करने की आज़ादी मिली थी? तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो फ्रेंड्स अगला देखते हैं 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट। फ्रेंड्स इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था उसको अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक एवं भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। एवं जब फ्रेंड्स संपूर्ण भारत के लिए इन्हें गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया तो इनका काम क्या हो जाएगा, संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाना एवं संपूर्ण भारत के लिए बजट प्रस्तुत करना। तो अर्थात इसमें दो प्रावधान और किए गए थे कि संपूर्ण भारत के लिए विधि बनाने का अधिकार एवं संपूर्ण भारत के लिए बजट बनाने का अधिकार किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को दिया गया था, तो 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। जब विधि बनाएंगे फ्रेंड्स तो एक विधि आयोग का भी गठन करना होगा। तो इस एक्ट के तहत एक विधि आयोग का भी गठन किया गया था जिसके अध्यक्ष कौन थे, लॉर्ड मैकाले। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे पहली बार विधान परिषद की स्थापना की गई। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि सर्वप्रथम बार विधान परिषद की स्थापना कब की गई थी, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में प्रथम बार विधान परिषद की स्थापना की गई थी। एवं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बनता है, बार बार तो नहीं पूछा गया है, एक दो बार पेपर में पूछा गया है कि सिविल सेवाओं की परीक्षा के तहत जो भी अंग्रेज या कंपनी के कर्मचारी थे उनको नियुक्ति करने का अधिकार कब मिला, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत कंपनी के कर्मचारियों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था। फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम विधान परिषद की स्थापना की गई थी और यह भी कहा गया था कि जो ब्रिटिश संसद है कंपनी के शासन को कभी भी समाप्त कर सकती है। तो और एक भारत में महत्वपूर्ण घटना घटती है 1857 में। 1857 में प्रथम क्रांति होती है भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, यानी कह सकते हैं कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ। तो अंग्रेज़ों अर्थात कि ब्रिटिश संसद को यह वजह मिल गई कि कंपनी का शासन समाप्त कर सकें और 1857 के विद्रोह के बाद जब 1857 का विद्रोह हो गया तो इसके बाद ब्रिटिश संसद ने कंपनी को समाप्त कर दिया। आपने देखा होगा कि जो 1853 तक के जितने भी एक्ट थे उनको हम लोग कहते हैं चार्टर एक्ट। क्या कहते हैं? चार्टर एक्ट कहते हैं। एवं 1858 से लेकर 1947 तक जितने भी एक्ट आए हैं उनको हम लोग कहते हैं भारत शासन अधिनियम। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि एक कंपनी का शासन था, अर्थात कि 1773 से लेकर 1853 तक भारत में जो एक्ट लाए गए वो कंपनी के द्वारा लाए गए एवं इसके बाद कंपनी के नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया एवं भारत पर सीधे तरीके से ताज का नियंत्रण अर्थात कि ब्रिटिश संसद का नियंत्रण अर्थात कि जो ब्रिटिश की सम्राज्ञी रानी विक्टोरिया थी उनका शासन भारत पर स्थापित हो गया। तो इसके बाद से जो भी एक्ट बनेंगे वह क्या कहलाएंगे? भारत शासन अधिनियम। देखते हैं 1858 के इस एक्ट को। सबसे पहली बात तो कंपनी का शासन भारत में समाप्त हो गया था एवं अब सीधे तरीके से ब्रिटिश संसद का भारत पर नियंत्रण हो चुका था। तो भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है उसको नाम परिवर्तित करके उसका नाम क्या कर दिया गया? वायसराय। क्या कर दिया गया? वायसराय। अर्थात कि जो भारत में गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर अब वायसराय रख दिया गया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था एवं भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इन दोनों ही प्रश्नों का आंसर है फ्रेंड्स लॉर्ड कैनिंग। क्या है फ्रेंड्स आंसर? लॉर्ड कैनिंग। यह प्रश्न बार बार आयोग के द्वारा पूछा गया है। फ्रेंड्स और भी देखते हैं इसमें क्या प्रावधान किया गया था
कि अभी हम लोगों ने देखा कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया था और शासन किसके हाथों में चला गया था, रानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया था। इसके बाद आपने देखा होगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बहुत सारी नीतियां चलाई गई थीं, जिसमें से एक नीति राज्य हड़पने की नीति थी, यानी हड़प नीति थी। इसी का दूसरा नाम है व्यपगत सिद्धांत। तो इसी के कारण भारत में 1857 का विद्रोह हुआ, मेनली तरीके से तो यही कारण था, एवं इसको ब्रिटिश संसद के द्वारा समाप्त कर दिया गया। इसके बाद फ्रेंड्स 1861 का भारत शासन अधिनियम आया। इसके तहत फ्रेंड्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हुई कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत के लिए एक अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त हुई। तो फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस एक्ट के तहत प्राप्त हुई, तो 1861 के भारत शासन अधिनियम के तहत इसको प्राप्त हुई। एवं भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया गया। यह फ्रेंड्स सर्वप्रथम पहला मौका था कि किसी भारतीय को ब्रिटिश जो कानून निर्माण प्रक्रिया है उसमें शामिल किया गया था। तो ये फ्रेंड्स 3 लोगों को शामिल किया गया था। सबसे पहला है पटियाला के महाराजा को, और सेकेंड है बनारस के राजा को, एवं तीसरा है दिनकर राय जी को। एवं फ्रेंड्स एक क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया, तो 1 जनवरी 1884 को ब्रिटिश संसद ने औपचारिक रूप से जो कंपनी थी उसको समाप्त कर दिया, अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया। एवं इसके बाद ही एक महत्वपूर्ण एक्ट आया 1892 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ भारतीयों को प्राप्त हुई। भारतीयों को सर्वप्रथम बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। एवं इसमें एक अधिकार शामिल नहीं था कि भारतीयों को मतदान करने का अधिकार शामिल नहीं था, जबकि कुछ तो हुआ। धीरे धीरे भारतीयों को कानून निर्माण प्रक्रिया में एंट्री मिल रही थी। यह बहुत अच्छी बात थी फ्रेंड्स कि भारतीयों को धीरे धीरे विधि निर्माण प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा था। तो इसी के तहत भारतीयों को सर्वप्रथम बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया एवं बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। एवं इसमें एक चीज़ शामिल नहीं थी, जैसा कि अभी बताया है हमने कि मतदान करने का अधिकार शामिल नहीं था। एवं इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1909 का भारत शासन अधिनियम। यह फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। इससे आयोग बार बार क्वेश्चन पूछता रहा है। तो इसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। तो मार्ले जो थे भारत सचिव थे, कौन थे? भारत सचिव। एवं जो मिंटो थे वह भारत के वायसराय थे। कौन थे? भारत के वायसराय थे। मार्ले जो थे भारत सचिव थे, वह मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, अर्थात कि मुसलमानों को अलग तरीके से पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था कि जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है तो वहाँ पर सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुना जाएगा। तो फ्रेंड्स ये फूट डालने की नीति जो अंग्रेज़ों ने अपनाई थी, यही जाकर बाद में भारत के विभाजन का एक कारण बनी। तो यदि एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की जनक किसको माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। फ्रेंड्स इसके बाद देखते हैं 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। इसको फ्रेंड्स मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। तो जैसा कि फ्रेंड्स पिछली वाली में देखा था, मॉन्टेस्क्यू कौन होंगे? भारत सचिव होंगे, एवं चेम्सफोर्ड कौन थे उस समय पे? भारत के वायसराय थे। तो इसके द्वारा फ्रेंड्स जो 4-5 पॉइंट जो हमारे लिए मोस्ट हैं कि प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन लागू किया गया। प्रांतों में सर्वप्रथम द्वैध शासन लागू किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि महिलाओं का वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम के तहत प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था? तो 1926 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। इसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 1935 का भारत शासन अधिनियम। इसके द्वारा फ्रेंड्स प्रांतों से द्वैध शासन को हटाया गया एवं केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। एवं फ्रेंड्स इसके द्वारा संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई। इसके क्या की गई? संघीय न्यायालय की स्थापना कहाँ पे की गई? दिल्ली में की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मॉरिस गोयर। कौन थे? सर मॉरिस गोयर।
जैसा कि फ्रेंड्स अभी पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजा एमपी था। एवं जो वर्तमान में हम संघीय न्यायालय देखते हैं भारत का, तो उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1935 के एक्ट के तहत की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो दिल्ली में की गई थी। एवं इसके मुख्य न्यायाधीश सर्वप्रथम कौन थे? तो सर मॉरिस गुवेर जी थे। इसके बाद देखते हैं म्यांमार, जिसको आप बर्मा के नाम से भी जानते हैं। 1935 एक्ट के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। एवं जो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 123 के तहत। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 123 के तहत। तो उसका स्रोत कहाँ है? तो स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कहाँ से ली है हम लोगों ने? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ली है। फ्रेंड्स, यह अधिनियम अपने आप में ही बहुत ज़्यादा विस्तृत था। इस अधिनियम का प्रभाव भारतीय संविधान पर सबसे अधिक हुआ। इस अधिनियम से ही भारतीय विधि निर्माताओं ने लगभग 250 अनुच्छेद या तो सीधे तौर पर ले लिए या उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके ले लिया। और यह भी देखते हैं कि भारत का संविधान इतना ज़्यादा विस्तृत क्यों है? तो इसका भी एक कारण भारत शासन अधिनियम 1935 ही है, क्योंकि भारत में बहुत सारी विविधताएं हैं। तो इसके लिए जो 1935 का भारत शासन अधिनियम लाया गया था, तो इसमें लगभग 321 अनुच्छेद थे एवं 14 भाग थे एवं 10 अनुसूचियाँ थीं। जबकि जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो इसमें कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे एवं 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी थीं? 8 अनुसूचियाँ थीं। फ्रेंड्स, इसके बाद एक लास्ट भारत शासन अधिनियम लाया गया ब्रिटिश संसद की ओर से, जो कि 1947 में लाया गया था। और फ्रेंड्स, इसके द्वारा भारत एवं पाकिस्तान को दो स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में स्वतंत्र कर दिया गया। यदि पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान कब स्वतंत्र हुआ था? तो 14 अगस्त 1943 को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था। एवं भारत कब स्वतंत्र हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ था। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत को स्वतंत्रता किस योजना के तहत मिली है? तो 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के तहत भारत को स्वतंत्रता मिली है। ओके फ्रेंड्स, तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो इस वीडियो लेक्चर को आप लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं अधिक से अधिक शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, इससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको स्लाइड में दिखाए जाएंगे, जो कि आपने यदि इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखा होगा तो आप आसानी से उन क्वेश्चन को कर लेंगे। एवं क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, जो बार बार प्रश्न पत्रों में देखने को मिलते रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।